नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मित्रों, हम लोगों ने यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम को देखते हुए संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की सीरीज़ शुरू की है। तो इसी सीरीज़ में हम लोग अब तक पहला पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग ईपीएफओ का ध्येय आईएएस संस्थान का पेपर संख्या दूसरा देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है मित्रों, लेट्स स्टार्ट पेपर संख्या 2। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी होती है। ओके। दूसरा ऑप्शन, यहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित होती है। सी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी क्या होती है, इसे हम जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से। कैसे नाम से मित्रों? मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, विश्व इकोनॉमी में या विश्व अर्थव्यवस्था में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं। ठीक है, विशेषकर जैसे आपका पहला है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आपका सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है आपका मिश्रित। ठीक है मित्रों, अब जरा देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दी थी हमें किसने? एडम स्मिथ ने। किसने दी थी मित्रों? एडम स्मिथ ने। समाजवादी के बारे में बताया जाता है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी विश्व को। इसमें क्या है? इसमें अर्थव्यवस्था में निजी भागीदारी की क्या होती है? निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला होता है, और सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होता है। लेज़ फेयर क्या होता है? सरकार का कम से कम हस्तक्षेप। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार के हाथों सब कुछ होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर अर्थव्यवस्था में पूरा नियंत्रण गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, वो अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी अगर हम जाएंगे तो ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट यानी दोनों का मिक्सचर होती है। यानी कुल मिला के यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यानी अगर हम बात करें ऐसी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का बोलबाला हो। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? क्या हैं? कौन से कथन सही नहीं हैं ये बताना है। तो ज़रा देखते हैं कौन से कथन इसमें सही नहीं लग रहे हैं हम लोगों को। पहला कथन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तुओं में दी गई टोकरी की कीमतों का सूचकांक है जो प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाते हैं। ओके। इसके बाद जीडीपी अपस्फीति कारक में प्रतिनिधि वस्तुओं का भार स्थिर रहता है, लेकिन सीपीआई में प्रत्येक वस्तु उत्पादन स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। सी ऑप्शन, थोक मूल्य सूचकांक को थोक मूल्य सूचकांक सीपीआई कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे उत्पादन मूल्य सूचकांक कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। सीपीआई प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं, इसलिए इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं। जीडीपी अपस्फीति कारक है में
आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। तो यदि यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा कथन सही नहीं है मित्रों, तो वो कथन आपका कौन सा होगा, बी कथन होगा, क्योंकि ये कथन आपका रॉन्ग है। जीडीपी अपस्फीति कारक के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष में बास्केट में उन वस्तुओं को रखा जाता है जो घरेलू रूप में उत्पादित की जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक वस्तु की कुल खपत बाजार मूल्य पर भारित होती है, यानी ये अनुसार उत्पादन के अनुसार भिन्न भिन्न नहीं, बाजार मूल्य पर भारित होती है। किस पर? बाजार मूल्य पर। यानी यही कथन हमारा गलत है और ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। बेरोजगारी की श्रेणी जो बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है, वह किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? तो मित्रों, जब काम करने के लिए लोग तो उपलब्ध हों लेकिन उनके कौशल के अनुसार बेरोजगार काम ना मिले, तो ऐसी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है मित्रों। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं 4 क्या कह रहा है हमसे। स्थानांतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए एक घरेलू फर्म द्वारा आयातकों को दिया गया भुगतान, पहला ऑप्शन। दूसरा, यह लाभ का एक हिस्सा है जो उत्पादन के कारकों में बीच वितरित नहीं किया जाता, सी ऑप्शन। यह उस व्यक्ति के लिए एक तरफा भुगतान है जिसने इसके लिए कोई पैसा, सामान या सेवा नहीं दी है या इसका आदान प्रदान नहीं किया है, डी, माल या सेवाओं के उपयोग के लिए सहायक कंपनियों की मूल कंपनियों को भुगतान किया जाता है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो स्थानांतरण भुगतान कौन सा भुगतान होता है? तो स्थानांतरण भुगतान आपका उस व्यक्तियों के लिए एक तरफा भुगतान है जिसके लिए कोई पैसा, सामान या सेवा नहीं दी जाती है, यानी ऑप्शन सी है। इसको एक तरह से आपका हस्तांतरण भुगतान भी कहा जाता है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। करों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, जिस कर का भार और प्रभाव दोनों एक ही बिंदु पर हों वह अप्रत्यक्ष कर होता है, नहीं। जिस कर का भार प्रभाव अलग अलग बिंदुओं पर हों वो अप्रत्यक्ष कर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बजट 23-24 में श्री अन्ना शब्द का प्रयोग श्री अन्ना शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? ठीक है, तो जरा देखते हैं अन्ना योजना किसके अंतर्गत की गई है। अन्ना शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है बाजरे के लिए। किसके लिए मित्रों? बाजरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वैधानिक तरलता अनुपात का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वैधानिक तरलता अनुपात के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इसे सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाया रखा जाना है, इसे तरल संपत्ति के रूप में बनाया रखा जाता है, इन्हें गैर नकदी के रूप में रखने की आवश्यकता है, उपयुक्त सभी। तो वैधानिक तरलता अनुपात यानी इसे बोलते हैं SLR। क्या बोलते हैं? SLR। ये L है मित्रों, ठीक है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 8? बजट 2023-24 में घोषित भारत श्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखते हैं भारत श्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करें भारत श्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो इसके ऑप्शन जरा देखें। ऑप्शन ए है खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्च इंजन को विकसित करना, ए ऑप्शन। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए, बी ऑप्शन। प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण करना, ये भारत श्री का एक प्रोग्राम है, यानी ऑप्शन सी हमारा
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है, भारतीय बजट के संदर्भ में प्राथमिक घाटा क्या है? यह सरकार की कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। राजस्व प्राप्तियों सरकार के राजस्व व्यय का आधिक्य है। चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज का भुगतान के बीच का अंतर है। ठीक है, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण में राजस्व घाटे और अनुदान के बीच का अंतर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन से घाटे वित्त पोषण के परिणाम हैं? पहला, मुद्रास्फीति, असमानता में वृद्धि, भुगतान समस्याओं में संतुलन, बचत के प्रतिकूल प्रभाव। बचत का प्रतिकूल प्रभाव। तो इसमें देखना है कौन सा कूट सही है। तो मित्रों, कौन से वित्त पोषण के परिणाम हैं? तो ये सारे वित्त पोषण के घाटे के ही परिणाम हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, फिलिप्स कर्व अर्थव्यवस्था में किन दो समुच्चयों के बीच संबंध की वकालत करता है? तो अगर फिलिप्स वक्र की बात करें तो फिलिप्स वक्र मित्रों महंगाई और बेरोजगारी के बीच काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, फिर 12 पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में गिग वर्कर शब्द का सही ढंग से परिभाषित करना है। तो देखते हैं सही ढंग से परिभाषित। पहला ऑप्शन है आपका पारंपरिक नियोक्ता, कर्मचारी संबंध में बाहर का श्रम, बिना उचित पारिश्रमिक काम करने के रहे मजदूर, एक निश्चित अवधि के लिए रोजगार लिखित अनुबंध करने वाला कर्मचारी, सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले श्रमिक। तो यहाँ पे यदि हम बात करें गिग वर्कर क्या होता है? पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी के संबंध में बाहर के श्रमिक, यानी जिसे हम लोग डेली बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बोलते हैं, उन्हें गिग वर्कर के तौर पे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश के भुगतान संतुलन को अदृश्य खाता है? तो सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सही बात है। अनिवासी संपत्तियों की देनदारियों से जुड़ी आय, ये भी सही है। कर्मचारी आय प्रेषण, ये भी सही है। और ऑप्शन डी हमारा तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है 14? ग्रीन फील्ड निवेश क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वह रूप जहां एक मूल कंपनी कई नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण करके विदेश में एक नया उद्यम शुरू करती है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ग्रीन फील्ड निवेश यही कहलाता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रेट ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो संस्था है आपकी IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रेट ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के अंतर्गत बनाई गई है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में बजट 2023-24 में घोषित PM परिणाम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धार्मिक सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पुरातात्विक स्थलों का जीर्णोद्धार करने के लिए, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, या किसानों के कृषि ऋण को पर लाभ प्रदान करने के लिए। तो PM परिणाम योजना जो है वो वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक वाणिज्यिक फसल है? सरसों, तंबाकू, जूट और गेहूं। तो वाणिज्यिक फसल के बारे में अगर हम बात करें तो मित्रों सरसों आपकी वाणिज्यिक फसल है, तंबाकू आपकी वाणिज्यिक फसल है, जूट आपकी वाणिज्यिक फसल है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, जबकि गेहूं के बारे में अगर हम बात करें तो ये खाद्यान्न फसल है। क्या है? आपकी खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कौन सा अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? तो कौन सा अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन कर रहा है, इसको देखना है। तो देखते हैं, यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि की दर में मंदी बताता है। अन्य मुद्राओं की तुलना में ये बात गलत है। यह वो अवमूल्यन होता है, ये अपस्फीति है।
ठीक है। वस्तुओं की सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट, ओके, नहीं, वो मुद्रास्फीति है। निर्यात वस्तुओं के भारी वृद्धि, ये भी नहीं, वो भी अवमूल्यन होता है। तो ऑप्शन ए निकटस्थ है, यानी वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि की दर में गिरावट, मंदी आपकी अपस्फीति कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन एस्क्रो खाते का सही वर्णन करता है? एक बैंक खाता जिसके माध्यम से अनिवासी भारतीय भारत में अपने वित्त का संचालन कर सकते हैं, ओके। टैक्स चोरी के उद्देश्य से टैक्स हेवन के माध्यम से फंड रूट करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक विदेशी बैंक, ओके। भुगतान जोखिम खरीदारी के विरुद्ध विक्रेताओं की सुरक्षा के लिए तृतीय पक्ष बैंक का खाता, एक बैंक खाता जो निश्चित मासिक जमा के बदले नियमित ब्याज अर्जित करता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अधिक संभावना इनमें से किस में है? सेवा क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में या फिर विमानन क्षेत्र में? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी होती है असंगठित क्षेत्र में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय शब्द निरूपित करता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कीमतों और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त आय। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटा मूल्य ह्रास का मूल्य बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशों में प्राप्त निवल कारक आय घटाकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय जो है वो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और कीमतों के अप्रत्यक्ष करों को घटाकर तथा सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, एक वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो कौन सा आर्थिक कारक का परिचायक है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सतत विकास क्या है? यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, इसे आप सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन ए में ये बताया गया है। ऑप्शन बी देखते हैं तो क्या कह रहा है? प्राकृतिक संसाधनों और संरक्षण के पर्यावरण को होने वाले नुकसान और प्रदूषण को कम करते हुए बिजली के वैकल्पिक स्रोतों के विकास करना। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। यह भूमि और निर्माण परियोजनाओं को इस तरह विकसित करने का विकल्प देता है जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है 24 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन देखें जरा, किसे किया जा सकता है? नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि, ओके। राजकोषीय घाटे में कमी, ओके। सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि। तो यहाँ पर अगर हमें मुद्रास्फीति को कम करना है तो ये तीनों उपाय करने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है? तो भारत में औद्योगिक उपलब्धि को मापने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO जारी करती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किस क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग हमें प्राप्त होता है किससे? सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मौद्रिक साख नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी अर्थव्यवस्था की वह नीति जिसके द्वारा उसमें होने वाले मुद्रा प्रवाह प्रचलन की मात्रा विनियमित होती है। मौद्रिक एवं साख नीति की घोषणा RBI द्वारा की जाती है, ओके। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो मित्रों उपरोक्त में से दोनों कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए विचार भाई। मुद्रास्फीति सामान्यतः मांग और पूर्ति की शक्तियों को निर्धारित करती है, बिल्कुल बात सही है।
अर्थव्यवस्था में मांग जितनी अधिक होगी पूर्ति भी उतनी अधिक होगी, दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, केंद्रीय आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में ये किया जाता है केंद्रीय आयोग द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय आयोग द्वारा, यानी आप इसे CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संरचनात्मक मुद्रास्फीति के संदर्भ में संरचनात्मक मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संरचनात्मक मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है, मांग समान स्तर पर रहती है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति तब होती है जब मांग के साथ आपूर्ति में गिरावट आती है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में तेज़ी से गिरावट आती है, ठीक है, या जब मांग के साथ आपूर्ति तेज़ी से बढ़ती है तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति आपकी ऑप्शन ए सही होगा। मुद्रास्फीति तब होगी जब आपूर्ति में भारी गिरावट आए और मांग समान स्तर पर बनी रहे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्या कह रहा है 31? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है एक संघीय अदालत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक करने वाला, संविधान का संरक्षक, केंद्र और राज्य के कानूनों को लागू करने वाला। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, इनमें से कौन से कारक काम भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो ये एक संघीय न्यायालय है, बात बिल्कुल सही है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात करता है, ये भी बात सही है। संविधान का संरक्षक है, ये भी बात सही है। केंद्र और राज्य में कानून लागू करने वाला संसद है, आपका अदालत नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में होगा? लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पुलिस, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन और विदेशी मामले। तो यहाँ पर यदि आप बात करते हैं कौन सा होगा, साफ साफ दिख रहा है स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? जरा इसे देखते हैं। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। सामाजिक, तीन प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमारे इस प्रस्तावना में, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे संविधान में स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी हैं? 5। और न्याय कितने दिए गए हैं? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं, जबकि विचार, विश्वास, ठीक है, ये हमारी क्या हैं? स्वतंत्रताएं हैं। 5 स्वतंत्रताएं हैं, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक न्याय के ऊपर बात की गई है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता निवारण के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून द्वारा, शिक्षा द्वारा, ठीक है, जनगणना द्वारा, जन जागरण द्वारा। तो इन तीनों द्वारा आप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 5 पर क्या कह रहा है? 35, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
नागरिकता भाग 2, निर्वाचन भाग 15, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएँ 9A। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मित्रों यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं होगा वो आपका होगा कौन सा, संघ राज्य क्षेत्र। ये 8 में है, 7 में नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपका 7वां सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, ओके, भारत की लोक व्यवस्था, न्यायपालिका की अवमानना, या ये सभी? तो मित्रों ये सभी आधार पर लगाए जा सकते हैं। नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष प्रक्रिया को शामिल किया गया है आर्टिकल 8 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कार्यकारी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बात सही है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापकों को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। यानी सभी बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीय धर्म में स्वतंत्रता प्राप्त है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, तो मित्रों यहाँ पर केवल सही व्यक्त करता है वो केवल दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। क्या कौन सही व्यक्त कर रहा है? केवल आपका तीसरा पॉइंट सही व्यक्त कर रहा है, सॉरी दूसरा नहीं। तीसरा पॉइंट कर रहा है, यानी 3 ऑप्शन बी में है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है 40, जरा उसे देखते हैं। निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? अगर इसकी बात करें तो वो है आपका उत्प्रेषण। क्या है मित्रों? उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार दिए गए हैं 5, उनमें से एक है पुष्परेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्या कह रहा है 41, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में अगर हम बात करें, मानव देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी, ये बात सही है। नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 है, इसके बारे में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है आपका कारखानों खदानों बच्चों के नियोजन निषेध, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन जो बी है हमारा वो सही होगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन कौन सा होगा? बी हमारा सही होगा। संविधान में 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? क्योंकि इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, किस में मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में लाहौर में। कहाँ मनाया गया था ये भी बात कर लें तो लाहौर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों को संरक्षण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सिद्धांत तीनों के तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की समीक्षा मित्रों करते हैं लोक लेखा समिति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल में कितने सदस्य होने चाहिए? तो अगर हम बात करें वो कुल सदस्य संख्या का 2/3 हो, 1/3 हो, 1/6 हो या 1/10 हो, तो वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित करों और सरकारी कार्यों के निर्वहन से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व निधि किस निधि में रखा जाता है?
किस निधि में रखा जाता है? अगर इस पर बात करें तो वो रखा जाता है भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी में प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है 48? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य की विधायिका का अंग होता है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। उसके पास क्या नहीं है? आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। तो राज्यपाल कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये नहीं। ये केवल भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है मित्रों? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन तभी कर सकता है जब अधिकांश राज्य विधानमंडल संघवाद के सिद्धांत में रखते हुए आशय प्रस्तावित करते हैं। नहीं। इस आशय का विधेयक संसद में बहुमत से पारित हो जाए। नहीं। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली गई हो। नहीं। राज्यसभा इसे राष्ट्रीय हित घोषित करते हुए एक आशय प्रस्ताव पास करे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। क्या उसका अध्यक्ष क्या बना रहता है? स्पीकर पद पर बना रहता है। कैसे? विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। ये ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52? निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? तो अगर हम ओम्बुड्समैन की सिफारिश की बात करें तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, यानी लोकपाल की। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं? सरकार की संघीय प्रणाली, स्थानीय निकायों की संवैधानिकता, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, या उपयुक्त में से कौन से कूट सही हैं? तो यहाँ पे यदि हम कूटों की बात करें तो मित्रों सरकार की संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा की प्रणाली हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में लिखे जाते हैं। न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ पर कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। केंद्र राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो केंद्र और न्यायालयों के संबंध में राज्य और केंद्र के बीच विवाद मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। इनका लक्ष्य गांवों में सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में सदस्यों के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं। उपरोक्त में से सभी कथन क्या हैं आपके? सही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। तो मित्रों ये तीनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। ठीक है, 2 या अधिक राज्यों के लिए, 3 या अधिक राज्यों के लिए, 4 या अधिक राज्यों के लिए, 4 या अधिक राज्यों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों के अल्पायु की सुरक्षा, सामान्य तथा न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा नहीं जोड़ा गया था? समान आचार संहिता नहीं जोड़ी गई थी। ठीक है, इसे 44 में
मूल संविधान में ही आर्टिकल, ये मूल संविधान में ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है, ठीक है, सिविल कोड। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों को निम्न में से कौन से कर्तव्य सम्मिलित नहीं होते हैं? देखते हैं कौन से कर्तव्य सम्मिलित नहीं होते हैं हमारे। नंबर 1, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का संजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन के सुधार की भावना का विकास करें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन होगा अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, वह स्वयं प्रत्याशी हो, राज्य विधानमंडल के निचले सदन पर उसका बहुमत सिद्ध रोज शेष सिद्ध करना शेष हो, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। तो यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होगा तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में यदि हम बात करें तो अग्रिम जमा निवेश, तो ये जमा शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन रफ्तार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेल के माध्यम से होने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए खिलाफ अभियान, अपने शिशुओं की यात्रा करने वाली माताओं को कठिनाइयों को कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया अभियान, ठीक है, मालगाड़ियों की औसत गति को दुगना करने तथा सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय की एक पहल है ऑपरेशन रफ्तार, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। आकांक्षी जिला कार्यक्रम निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस नीति आयोग 2018 में लॉन्च किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 7 मापदंडों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन को क्या करता है? मूल्यांकन करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो मित्रों इनमें से दूसरा हमारा सही नहीं है, पहला सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत होगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम मूल्यांकन के मापदंडों की बात करें तो ये 5 हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। स्पार्क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पार्क योजना के संबंध में विचार करना है। यह एकेडमिक रिसर्च कैन स्कीम के लिए स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है। यह युवा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए शुरू की गई फेलोशिप योजना है। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मित्रों इनमें से आपके दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम स्पार्क योजना के बारे में बात करें तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज में स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन स्पार्क योजना की एक अनूठी पहल है जिसमें भारत भर के आयुर्वेद कॉलेजों में नामांकित युवा स्नातकों के छात्रों के लिए शुरू की गई है। और ये दोनों कथन आपके सही नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, IMF सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या कह रहा है 66? इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में बात करें तो ये गारंटी योजना शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, अभ्यास धर्म गार्डियन भारत में निम्नलिखित में से किस और देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास था? तो अभ्यास धर्म गार्डियन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट, ये अभ्यास जो था वो जापान के साथ था मित्रों। किसके साथ था? जापान के साथ था।
ठीक है। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है, ये बात सही है या गलत, देखेंगे आगे। दूसरा, स्वच्छ सुजल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले गांवों को हर घर जल ODF खुले में शौच से मुक्त प्लस के रूप में प्रमाणित किया जाता है। स्वच्छ जल सुजल प्रदेश प्रमाणन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर मित्रों आपके 2 और 3 सही हैं। गुजरात नहीं, हिमाचल प्रदेश, गोवा था, यानी ऑप्शन आपका बी हमारा सही होगा। कौन सा होगा? बी हमारा सही होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत का पहला अंडमान निकोबार पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बना है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा ऑपरेशन मित्रों? मेघ चक्र किससे संबंधित है? तो मेघ चक्र पहला ऑप्शन है बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक अभियान है। ओके। ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे का ऑपरेशन है। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और आधुनिक परिष्कृत पूर्व चेतावनी प्रणाली। तो बाल शोषण सामग्री को आदान प्रदान करने के लिए करने वाले के खिलाफ एक अभियान है आपका ऑपरेशन मेघ चक्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70 पर। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में किससे सम्मानित किया गया था? तो 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो ये थे आपके एनी एनॉक्स। ठीक है। एनी एनॉक्स को उनके साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए व्यक्तिगत स्मृति और की जड़ों के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस संगठन विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपके श्रम विभाग द्वारा। नेक्स्ट, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है आर्थिक विज्ञान में। तो अर्थशास्त्र के ऊपर इसमें किस शोध के लिए गया? बैंकों के वित्तीय संकटों के शोध के लिए, नीलामी सिद्धांतों में सुधार के लिए, ठीक है, और कारण संबंधों के विश्लेषण के लिए, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के लिए। तो ये दिया गया है वित्तीय संकटों के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा व्योम मित्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हाल ही में संबंधित रहा व्योम मित्र आधा ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसलिए ये सुर्खियों में रहा है। ठीक है। महिला जैसा दिखने वाला ये रोबोट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है? यूक्रेन और रूस के युद्ध, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करना, भूख से निपटने का प्रयास, परमाणु हथियारों को खत्म करना। तो ये दिया गया है ज़ेलेंस्की को यूक्रेन में रूस का युद्ध के लिए। नेक्स्ट चले जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 पर। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये की जाती है WWF के द्वारा। नेक्स्ट, बुथखम्मा भारत उत्सव भारत में किस राज्य से संबंधित है? तो बुथखम्मा उत्सव अगर हम बात करें तो भारत के ये रंगों के फूलों का त्यौहार है और ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को नियंत्रित करती है? तो वो संस्था है पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण PFRDA। नेक्स्ट, COP27 जलवायु में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? COP27 आपकी आयोजित कहाँ पर होगी? तो ये 27वीं बैठक आपकी मिस्र में आयोजित की गई है। ठीक है। 6 नवंबर से 18 नवंबर तक चली थी। कब चली थी? 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। मिनिकॉय थुंडी के बीच कदमत बीच में हल में ही ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। दोनों समुद्र तट के किस राज्य भारतीय राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो ये आपके स्थित हैं आपके कहाँ पर? लक्षद्वीप में। कहाँ पर है मित्रों? लक्षद्वीप में। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर हम लोग।
निम्नलिखित संख्याओं में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई? लुप्त संख्या क्या होगी? 3, 5, 5, 9, 17, 7। इसमें अगर हम देखें कौन सा संख्या गायब है और कौन सी सीरीज बन रही है, तो मित्रों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरह सीरीज एक बनेगी। ठीक है, ठीक, 3 + 2 + 2 + 2। यहाँ देखो 5 × 4 - 1 19, 5 × 15, उन्नीस तो ऐसे आ गया और 19 के बाद 41, 7 × 42 -1, 5 × 4 = 20, 7 × 6 -1, 4, 6। अब अगर हम बात करें तो आपका क्या आया? 41। ठीक है, और यहाँ पे होगा 8 × 9 - 1 यानी 71, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ABCDEF को विचार करना है। क्या कह रहा है? ABCDEF 6 गांव हैं। D 1 किलोमीटर पश्चिम में, F के E के, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो D के 1 किलोमीटर पश्चिम में क्या है? F यहाँ पे हो गया। E के 1 किलोमीटर पूर्व में क्या है? B, ये हो गया। ठीक है। A के 1 किलोमीटर पूर्व में C है। A के 1 किलोमीटर पूर्व में A ये हो गया, इसका पूर्व C ये हो गया। ठीक है। A के 1 किलोमीटर दक्षिण में D हो गया। ठीक। अब एक कतार में पड़ने वाले 3 गांव कौन से हैं? ADE। कौन से हो गया? ADE। ADE ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो तो उनमें से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उनमें से अगर हम दूसरी संख्या ज्ञात करें तो दूसरी संख्या मित्रों क्या होगी? दूसरी संख्या आपकी 61 होगी। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 हो गया। ठीक है। और इनमें से एक संख्या 24 से अधिक हो तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 61 हो जाएगी मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 11 से 50 के बीच कितनी सम संख्याएँ ऐसी हैं जो 7 से विभाजित हों परंतु 3 से नहीं? तो 11 से 50 के बीच ऐसी संख्याएँ 4 होंगी। ठीक है। कितनी होंगी? 4। अगर हम देख लें तो 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। 7 से इतने लोग विभाजित हैं। ठीक है। इसमें से अगर हम 3 से देखें, 1 2 3 और 4, ये 4 विभाजित हैं। यदि A B से बड़ा है, A B का पिता है, B C A का पिता है, ठीक है। A भाई B का है, C पिता A का है, D है A B का भाई, ऐसा एरो लगाना है। C पिता है A का, C पिता A का। ठीक है। D भाई है E का, D भाई E। E पुत्री है B की, पुत्री।
तो डी का चाचा कौन है? डी का चाचा कौन है? तो बी का पुत्र क्या हो गया? डी का ये पुत्र हो गया, ठीक है, और ए चाचा हो गया। कौन हो गया ये? ए आपका क्या होगा? ए इसका चाचा हुआ, और ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? तो चूंकि लीप ईयर है मित्रों, तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट 841342449 कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो इनमें भी अगर हम इसको देखें तो ये है आपका 29 और ये है आपका 57, ठीक है। यानी 29 और 57 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 29 और 57 के बीच प्राकृतिक संख्याएं होंगी 27, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है। चाप पी क्यू की लंबाई ज्ञात करिए। क्या करना है? चाप पी क्यू की लंबाई। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 36 पाई दिया गया है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कट गया, आर इक्वल टू हमारा आ गया 6। आर इक्वल टू कितना आ गया? 6। अब क्या किया है? 6 बराबर भागों में बांट दिया है, तो 2 पाई आर बराबर क्या हो गया? परिधि। अब इसे क्या किया है? 6 बराबर भागों में बांटा है, तो ये हो गया आपका 12 पाई, और 6 बराबर भागों में बांटा है, तो ये क्या हो गया आपका? 2 पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आंसर हो जाएगा आपका 2 पाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। समीकरण ये दिया गया है, 1 और 2 हैं। क्यू एक्स स्क्वायर पी एन एस पी एक्स के मूल होंगे। तो यदि हम इसके मूलों के बारे में बात करें तो इसके मूल निकलेंगे आपके कितने? इसके मूल निकलेंगे आपके -1 और 1/2। नेक्स्ट, एक कार्य 10 औरतें 7 दिन में पूरा करती हैं, उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और 5 औरतें 10 बच्चे इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे? तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या कह रहा है 91? इसको समझते हैं। यदि x और y धनात्मक पूर्णांक को इसी प्रकार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 13 हो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा? क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा? ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 13। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये बराबर कितना हो गया? 13 के। एक्स प्लस वाई 13 और एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 85। क्या आएगा? 85। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी दी गई है और अधिकतम छड़ों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर यदि हम अधिकतम छड़ों के बारे में बात करेंगे तो छड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो ये बी आंसर आएगा 2। ठीक है, इसका क्या निकाल लेंगे? इसकी हम सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकाल लेंगे किससे? एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर से। ठीक है, छड़ की लंबाई निकाली जाएगी इसी से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य m और m हैं, तो क्या होगा? तो मित्रों आपका होगा m और m इज m इज लेस देन स्मॉल m। परीक्षणों में ये दिया गया है, तो इसका बहुलक मित्रों 7 होगा। 1 2 3 4 5, सबसे ज़्यादा बार 7 है तो 7 हो जाएगा। 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सबसे एक बार हाथ मिलाने की संभावित हाथ मिलाने की संख्या कितना होगा? 8 मित्र मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं मित्रों? 8 मित्र। तो अगर हाथ मिलाने के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है n
संख्या में हाथ मिलाएंगे तो ये होगा n(n-1/2). क्या होगा n(n-1/2) यानी 8(8-1/2) यानी 4 यानी 28। ठीक है, क्या होगा 28। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। हम लोग अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। x/a, x+3, x+3 और कथनों का सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम अगर हम बात करें तो ये सही क्रम एक भी नहीं है, यानी एक भी आंसर इसका सही नहीं होगा। दो गोलों का प्रक्षेत्रफल इतना है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोलों के आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं 4πr²। क्या होता है 4πr²। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा आपका 27/8। क्या आएगा 27/8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उसके पुत्र की 8 गुनी है। तो माता की उम्र का योगफल 51 है, तो पुत्र की उम्र क्या है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3 वर्ग। नेक्स्ट चलते हैं 3 विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक की गिनती का अंक 5 बार कितनी बार आता है। तो मित्रों 5 आता है आपका कितनी बार 14 बार। नेक्स्ट ऑप्शन है अधोलिखित कूट में संकेतों का दृश्य श्रृंखला का पूर्ण कीजिए। तो यदि हम इसको जब पूर्ण करते हैं तो इसका ऑप्शन आएगा MJJ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। किसी क्रिकेट मैच में गोपाल 253 पर बैठता है, रीना गोपाल के 254 पर बैठती है, बाएं से रमन बैठा है, इस्ता बाएं पे बैठी है, इस्ता किस सीट पर बैठी है। तो यदि हम इस्ता की सीट संख्या के बारे में बात करें तो मित्रों इस्ता की सीट संख्या होगी 251। ML के अक्षरों में कितने सार्थक शब्द निर्मित किए जाते हैं। तो ML के अक्षरों में सार्थक शब्द 4 किए जा सकते हैं। अधोलिखित श्रृंखला में अगली श्रृंखला का अंक क्या होगा। तो अगला अंक अगर हम बात करें तो अगला अंक आपका 2 होगा। ठीक है, क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 के बारे में अगर हम बात करें तो मित्रों 104 होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्या कह रहा है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, पुनः 2 किलोमीटर पूर्व तथा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितना चलना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। AB से मासिक आय 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, तथा मासिक आय 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों 50 प्रति माह बचत करते हैं तो A की मासिक आय कितनी होगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसकी मासिक आय होगी 400 रुपये। ठीक है, एक घन के प्रत्येक कोर में 50% बढ़ा दिया जाता है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि के बारे में बात करें तो ऑप्शन होगा 125%। नेक्स्ट, यदि A की मासिक आय 8 B की आय से 40% अधिक है तो B की A से कितने प्रतिशत कम होगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर C 28 सही 4:5। किसी घड़ी में 3:12 6 बजे के समय बदलने पर घड़ी की सुई कितने अंश घूम जाएगी। 3:12 से 6 बजे तक 3:12 से 6 बजे तक कितनी घूम जाएगी। चूँकि अगर हम बात करें 3 से 6 बज रहा है, 3 से 12 मिनट। ठीक है, तो यदि हम बात करें घंटे की सुई, घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई जो है वो 30 डिग्री घूम जाती है। कितनी घूम जाती है 30 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, इसलिए घंटे की सुई 1 मिनट में अगर हम बात करें तो कितनी घूमेगी 30/60 यानी 1/2 डिग्री। कितना घूम जाएगी 1/2। अब चूंकि 12 मिनट में कितनी घूम गई
12 मिनट में घूम गई, 1/2 इंटू 12 इक्वल टू 60, कितना 60 डिग्री, कितने घूम गई 60 डिग्री, ठीक है। और 3 में 3 गुणे 30 कितना हो गया ये 90, कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो 6 बजे तक अगर हम 90 माइनस 6 के बारे में बात करें तो ये घूम जाएगी आपकी कितनी 84 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है, रीता गीता से ज्येष्ठ है, श्याम रीता से ज्येष्ठ किंतु राधा से कम। तो यहाँ पर यदि हम राधा गीता निकालें तो ऑप्शन आएगा डी गीता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101 पर, निम्नलिखित में से किसी परिवार के चार्ट के बारे में दिया गया है और उसको बताना है कि वो किस में कितना खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पर यदि चलें तो 112 हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 13 चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई है, उसे पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 113, यहाँ पर होगा ये 37 सही 1/2%, ठीक है। अगर हम 114 के बारे में बात करें तो ये होगा 1/2/3। डाकिया डाकघर में श्री सिंह के घर पहुँचने पर इतने चलता है उतने। तो यदि यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन होगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। तो यहाँ पर 116 में अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, तो इसमें ऑप्शन आएगा डी। 1117 की अगर हम बात करें रिश्ता बताना है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर होगा चचेरा भाई, CF का रिश्ता, ठीक है। 18 में अगर हम जाएं तो मित्रों 18 होगा हमारा 9, ठीक है। 19 में अगर हम देखें PQRST तो 19 हमारा होगा क्या बी ऑप्शन, ठीक है। 40 देखते हैं तो 4 सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये होगा आपका पूरब में। तो मित्रों ये था आपका 120 क्वेश्चन का पेपर नंबर 2, ठीक है। तो इस पेपर नंबर 2 को करने के बाद नेक्स्ट पेपर भी शीघ्र ही हमारे चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपने पेपर को सॉल्व करिए ढंग से। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।